हाय गाइस, दिस इज़ प्रशांत सूर्यवंशी इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आप ये सोच सकते हो कि मैं इस सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन ने मेरे कम से कम 3 से 4 दिन बर्बाद किए थे। और उसके बाद मैंने एक अपना इंट्यूशन से एक थेरी बनाई थी, और वो थेरी कई हद तक के सही भी थी, लेकिन उसने मुझे 1-2 साल तक की काफ़ी हेल्प की अपने दिमाग को शांत करने के लिए। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे को जब तक कि वो आंसर नहीं मिलता है तब तक कि मेरा दिमाग कुछ ना कुछ थेरी बनाते रहता है, और पता नहीं वो थेरी सही होती है गलत होती है, लेकिन कई हद तक के वो इंटुइशन करेक्ट तक के पहुंच जाता है। तो आप मैंने जो सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर थेरी बनाई थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही थी। और अभी मुझे ये नहीं पता कि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो भी एकदम सही है या नहीं है, लेकिन मुझे ये थेरी एकदम लॉजिकल लगी, तो मुझे लगा कि आपसे मुझे इस थेरी को शेयर करना चाहिए। और ये हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दी है, जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी वो मेरी बनाई हुई थेरी थी। और उस थेरी में थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी वो गलत थी, क्योंकि वो मेरे इंट्यूशन से आई थी कि नहीं ऐसा हुआ होगा, इसलिए इवोल्यूशन के दौरान सेल ने ऐसा अडॉप्ट किया होगा। वो कहीं ना कहीं 50 से 60% सही थी, लेकिन मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो मोर एक्यूरेट थेरी है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि अभी भी ये सही है, क्योंकि ये एक जस्ट हाइपोथेसिस है, अभी तक इसे प्रूफ नहीं किया हुआ है। लेकिन मुझे जो पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ये लॉजिकल है, 70 से 80% तक की तो करेक्ट होनी चाहिए। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तो जब मैं नीट के टाइम पे ना सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा तो मुझे मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन आते थे कि 3 सोडियम ही बाहर क्यों जा रहे हैं और 2 पोटेशियम ही अंदर क्यों आ रहे हैं, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया। ऐसा भी तो हो सकता था कि 3 पोटेशियम बाहर जाए, 2 सोडियम अंदर आए। तो इसको लेके मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन होता है, और इसके कारण मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट भी किया कि मैं अपनी सारी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ ये आंसर ढूंढने में बिड़ा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि पता नहीं मेरा दिमाग फिर उसके बाद कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। तो इन सारे क्वेश्चन के कारण मेरे दिमाग ने उस टाइम पे थ्योरी बनाई थी कि क्योंकि पुराने टाइम का जो ओशियन था, जैसे अगर हम ओशियन की बात करें तो ओशियन के आसपास जो इन्वायरमेंट होता है वो सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है। तो सेल अपने आप को अडोप्ट कर रही है कि वो एक ऐसा पंप बनाए जिसके कारण वो सोडियम को बाहर फेंके और बाहर सॉल्टी इन्वायरमेंट बनाए। हालांकि ये थ्योरी कई हद तक के सही थी, जो हमारा लॉजिक था वो कई हद तक के सही था, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी तरीके से सही नहीं थी। जो हमारी लेटेस्ट हाइपोथेसिस जो 2015 एक साइंटिस्ट का नाम मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग है। सो अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मेरे जो 2 मेजर क्वेश्चंस थे जो मुझे बहुत कंफ्यूज करते थे वो ये था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि सेल्स जो हो रही है, जो सेल है उसने यानी कि इन्वायरमेंट ने या फिर नेचर ने सेल्स को ऐसा क्यों बनाया कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर ये है कि जो पहले जब लाइफ बनी थी, जब भी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, तो स्टार्टिंग में जब हमारी अर्थ बनी थी ना, तो हमारी अर्थ जो हो रही थी ना एक आग के गोले जैसी थी। तो उस टाइम पे जो आसपास के अर्थ के वाटर का टेम्परेचर था वो नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा था। और उस टाइम पे हमारे पास अगर हम बात करें तो पोटेशियम जो होता है ना वो ज़्यादा वेपराइज होता है और सोडियम कम वेपराइज होता है। तो उस टाइम के ओशियंस में जो हो रहा था ना कि जो बना हुआ था ना, पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे ज़्यादा था। अब वी ऑलरेडी नो कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो उस टाइम पे जो सेल्स बनी थी, है ना, जो प्रीमोडियल सेल्स अगर हम बात करें तो हम लोग कहाँ से इवॉल्व हुए, एक बैक्टीरिया, है ना, और या फिर उससे भी पहले की जो सेल्स होंगी, जो बैक्टीरिया से भी छोटी सेल्स होंगी जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं है, उन सब सेल्स से बैक्टीरिया बने होंगे, उनसे धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ होगा, मैमल्स बने होंगे, और उसके बाद हम बने होंगे ना। तो ऐसे ही तो इवोल्यूशन हुआ है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे पास उस टाइम की सेल्स थी, है ना, तो उस टाइम का जो इन्वायरमेंट था ना, तो उस इन्वायरमेंट में पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो उस टाइम की जो सेल्स होंगी ना, लेट्स से कि उस टाइम पे कोई ये बैक्टीरियल सेल्स है आसपास, बैक्टीरियल सेल्स बोल लो या फिर बैक्टीरियल से पुरानी सेल्स हो गई जिनके बारे में हम पढ़ते भी नहीं है क्लासिफिकेशन में, है ना, वो सेल्स है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इस साइड में हमारे पास पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उस टाइम के ओशियन के अकॉर्डिंग। तो धीरे ओशन के अकॉर्डिंग या फिर जियोथर्मल वेल्स जो होती थी वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आसपास पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। धीरे धीरे अगर यहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन पोटेशियम का है, तो पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर जाएगी।
क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके पास कोई रिसेप्ट उस टाइम पे सेल्स उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी कि इनके पास हर टाइप के पंप है कि अगर पोटेशियम अंदर जा रहा है तो उसको बाहर भी फेंक दे। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा थे, अंदर हुए। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। अब इवोल्यूशन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इन सेल्स के अंदर कई एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, कई प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, कई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब नेचर क्या चाहता है ना, नेचर बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करता। नेचर कोई भी चीज़ बनाता है तो परफेक्ट बनाता है और मिनिमम एनर्जी के साथ बनाता है। अब आसपास के इन्वायरमेंट में पोटेशियम ज़्यादा है और सेल्स के अंदर भी पोटेशियम ज़्यादा है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जितने भी एंजाइम होंगे उसको किसी ना किसी पे तो डिपेंड होना पड़ेगा ना, तो वो एंजाइम पोटेशियम डिपेंडेंट हो गए, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि ये कितनी सही है कितनी गलत है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंसर मुझे बहुत लॉजिकल लगा कि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेशियम था, एंजाइम उस पोटेशियम के लिए डिपेंडेंट हो गए। अब बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जितने भी एंजाइम्स थे वो इन पोटेशियम के लिए डिपेंडेंट हो गए, तो धीरे 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 सेल्स इवॉल्व हुई और उस पोटेशियम की उसको आदत पड़ गई, है ना। क्योंकि जैसे मान के चलो कि बाद में अगर इन्वायरमेंट बाहर का चेंज भी हो गया, लेट्स से कि अभी पोटेशियम ज़्यादा है, बाद में सोडियम बाहर आ जाए, तो मेन चीज़ ज़्यादा आसान क्या है, वो पूरा का पूरे इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा आसान ये है कि वो खुद के अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट करें। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि अर्थ पहले आग का गोला था। धीरे धीरे पानी की बारिश हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हुआ, ठंडा होना स्टार्ट हुआ, ठंडा होना स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे समुद्र बनना स्टार्ट हुआ। तो उस ओशियन वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था पोटेशियम से। क्योंकि लाइफ हमारे पास कहाँ से आई थी, लाइफ पुराने जियोथर्मल वेल्स से आई थी, तो वहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। अब इस सेल्स को क्या हो गई, पोटेशियम की आदत हो गई, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स में इसने ऐसे एंजाइम्स बना लिए जो कि पोटेशियम डिपेंडेंट है ना, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है वो पोटेशियम पे डिपेंडेंट है। तो अब इसको आदत पड़ चुकी है कि ये पोटेशियम पे डिपेंडेंट रहे। ओके। अब हमारे पास क्या हुआ कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हुआ कि जो समुद्र बने वहाँ पर जो हो रहा है, जैसे आज के समुद्र जो है वहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, इस सेल्स के पास अभी ये वही वाली नॉर्मल सेल को मान के चलो कि इसके पास अभी कोई भी पंप नहीं है कि वो पोटेशियम को बाहर फेंक सके या सोडियम को बाहर फेंक सके। तो अभी हमारे पास क्या हुआ कि अब नया नया सिनेरियो आया। ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारी सेल है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, समुद्र है, तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अब एक्चुअल में क्या होगा कि अगर इसके अंदर पोटेशियम होगा, है ना, अगर यहाँ पे हाई पोटेशियम होगा, जैसे यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और इस सेल के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस सेल की हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम से पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस है, सिंपल केमिस्ट्री में हमने पढ़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हो ज़्यादा होगा तो पोटेशियम बाहर निकलेगा, और जहाँ पर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सोडियम अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो हुआ है कि कई बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में इस सेल ने जो अपने अंदर डेवलप किया था वो एक झटके में ही चला गया। अब इस सेल के पास दो ही चॉइस है, इस सेल के पास ये चॉइस है कि ये ऐसा जाए कि सिर्फ ज़्यादा ग्रो ना करे, जियोथर्मल एरियाज़ में ही ग्रो करना स्टार्ट करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ को अगर ग्रो करना है तो उसको समुद्र में जाना होगा, समुद्र से फिर वहाँ से फिर क्या होगा, धरती पे आना होगा। एम्फीबियंस के बारे में बात करें तो समुद्र से धरती पे आया, धीरे धीरे फिर ग्रो करना स्टार्ट किया। प्लांट के केस में भी ऐसा ही था। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये सेल्स है, अब सोडियम यहाँ पे ज़्यादा है, सोडियम अंदर के साइड में जा रहे हैं, और पोटेशियम जो इसके लिए काम के थे, इसने मिलियंस ऑफ ईयर में सीखा है, वो पोटेशियम बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। अब इस सेल्स के पास क्या है, एक चॉइस है कि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज कर दे, कि बाहर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे। लेकिन ये सेल्स कोई भगवान तो है नहीं कि इसने एक चुटकी मारा और बाहर का पोटेशियम जो हो गया वो बढ़ गया। तो इस सेल के पास बस यही चॉइस है कि ये अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ डेवलप कर ले जिसके कारण ये थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करे। जैसे मान के चलो अगर हमको हमारा रूम साफ़ करना है, तो ऐसा तो नहीं कि रूम अपने आप साफ़ हो जाएगा, हमको काम करना होगा, कचरा से निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही इसने क्या किया, धीरे धीरे से एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस रिसेप्टर को डेवलप कर लिया, धीरे धीरे टाइम के साथ इवोल्यूशन के साथ। अब इसने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस रिसेप्टर को कर लिया ताकि ये अपनी एंसेंट कंडीशन, जो पुराने सालों से करने चली आ रही कंडीशन को ये डेवलप कर सके, वही कंडीशन बना रख सके। तो इसने क्या किया कि जो डिफ्यूज़न के थ्रू सोडियम अंदर आ रहे थे, तो इसने क्या किया कि 3 सोडियम को बाहर फेंकना स्टार्ट किया, 3 सोडियम को बाहर फेंकना स्टार्ट किया और 2 पोटेशियम को अंदर लेना स्टार्ट कर दिया। क्यों? यहाँ पे हमको ये नहीं देखना कि कितने सोडियम जा रहे हैं कितने पोटेशियम जा रहे हैं, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि जो सोडियम है वो बाहर क्यों जा रहा है, पोटेशियम अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि पुराना जो इन्वायरमेंट था उसमें इसको पोटेशियम अंदर साइड होने की आदत पड़ चुकी है, तो ये पोटेशियम को अंदर ले रहा है और उसके बदले सोडियम को बाहर फेंक रहा है, ताकि जो पुरानी कंडीशन थी वो इसी सेल्स में बनी रहे।
अब जैसे मान के चलो कि जो हमारी सेल्स इवॉल्व हुई है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बने, स्पॉन्जेस बने, है ना, जो हमारे पास पोरफायरिया है ना, पोरफायरोनोजेन जो भी थे, है ना, सो जो हमारे पास स्पॉन्जेस हुए हैं हमारे पास, वो सारे के सारे कहाँ से पहले छोटी सी स्पीसीज बनी, बैक्टीरिया बने, प्रोटोजोन्स बने, उनसे धीरे 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 वो लोग साथ में रहना स्टार्ट किए, स्पॉन्जेस बने, फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस, फिशेस, बर्ड्स बने, है ना, फिर हमारे पास मैमल्स बने। तो इस तरीके से फिर हम इवॉल्व होते हुए प्राइमेट से एक ह्यूमन बींग्स बने। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन बींग्स से भी कुछ डेवलप स्पीसीज बन जाए, लेकिन ये जो सेल ने इतने सालों में ये सारी कंडीशन मेंटेन रखी थी, इसने आज तक के हमारी बॉडी में भी वही कंडीशन मेंटेन कर करके हर एक सेल्स यही वाली सोडियम पोटेशियम पंप को अपने अंदर रखी हुई है। और वो क्या कर रही है कि पोटेशियम को अंदर ले रही है और सोडियम को बाहर फेंक रही है ना। क्यों? ताकि इसने जो अपने एंशिएंट टाइम में जो कंडीशंस हैंडल की थी, जो कंडीशन को हैंडल करना सीखा था, जो कंडीशन के लिए ने एंजाइम्स, प्रोटीन, जितनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डेवलप किया था, वही कंडीशन को अभी भी मेंटेन कर सके। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि 3 पोटेशियम अंदर और 2 सोडियम बाहर? अगर हम बात करें तो ये बहुत सिंप्लीफाइड आंसर होगा, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं है और मुझे मिला भी नहीं कुछ, लेकिन इसका वैलिड रीज़न मुझे ये लगता है कि जो पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में सोडियम का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है और पोटेशियम का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली अगर हमको पोटेशियम को भेजना है तो पोटेशियम 2 पोटेशियम लेट से इतने बड़े हैं और 3 सोडियम इतने 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 हो रहे हैं, तो जितनी स्पेस 2 पोटेशियम कैप्चर करेंगे उतने में 3 सोडियम आ सकते हैं। इसके अलावा जो हो रहा है, अगर हम बात करें तो रिसेप्टर में जो होता है ना, हमारे पास 3 खाने होते हैं। जैसे लेट से कि जो भी हमारे पास पंप है ना, उसमें 2 खाने इतने बड़े हैं और जो एक है वो खाने मीन्स हमारे पास जो होती है ना स्पेस जहाँ पे बाइंड करने वाले, पोटेशियम बाइंड करने वाला है, सोडियम बाइंड करने वाला है, तो ये जो हो रहा है ना, ये हमारे पास कॉमन साइड है। तो ये 2 खाने खाने मीन्स जो पॉकेट है, इन दोनों पॉकेट पे ये हमारे पास पंप है, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आके बाइंड करेंगे। तो ये पंप जो हो रहा है ना, ये कॉमन है, यहाँ पे 2 पोटेशियम भी बाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे 2 सोडियम भी बाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला पार्ट है ना, वो बहुत छोटा सा है, इतना सा। इस पे जो हो रहा है ना, पोटेशियम इतना बड़ा है, यहाँ पे आके बाइंड ही नहीं कर सकता, लेकिन सोडियम यहाँ पे आके बैठ सकता है। तो इस कारण से हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं, लेकिन सोडियम जो होते हैं 3 बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 बड़े पॉकेट है और एक छोटा पॉकेट है। तो मुझे ये आंसर बहुत वैलिड लगा और अभी मेरे डाउट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं उठ रहे। क्यों? क्योंकि मुझे ये बहुत